आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वो बड़ी ही अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वो मेरे बेटे का ख्याल जरूर रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत ही सुंदर था। वो इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी ये बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वो भी मेरी ही तरह चिंतित थी। वो बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले से ही चिंतित हूँ। अब तो सभी मेहमान भी आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा भी खुश था, कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी ये पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थक गई होगी, मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो ही जाती है, लेकिन नया खून है, कॉफ़ी शॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वो थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता, लड़कियों को तो अपनी शादी का बहुत शौक होता है, उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो, सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है, बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा इनसे सलाह मशवरा कर लूं। लेकिन उन्होंने मुझे ही अपनी बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया, बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके आई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, कमरे की बात कमरे में ही रखना, सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। वो थोड़ा घबराई हुई सी बोली। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी, अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था, क्योंकि सब बहुत थक चुके थे, इसलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिर मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर ही देख रही थीं। काश सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी चिंताएं ख़त्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक ज़ोरदार चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गईं। ये एक लड़की के चीखने की आवाज़ थी और वो लड़की कौन हो सकती है मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। आज तो व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वो घर से बाहर भाग जाना चाहती थी, जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया, अपने आप को संभालो। सब उसको संभालने लगी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी।
उसके माँ बाप को भी बुला लिया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सुलूक किया है। वो सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल थे हर तरफ और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वो कमरे में ही नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि जैसे कोई चीज़ टूटी होती या उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा अरविंद कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी। मैं अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह मुँह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से न कोई समाज रोक सकता है न कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। ये तो पहले भी हो चुका था जब अरविंद की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वो मेरी पसंदीदा लड़की थी। वो मेरी बेटी की दोस्त थी और वो उसे बहुत पसंद करती थी। वो उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। वो एक अमीर पिता की बेटी थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घराना अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वो अरविंद को पसंद करने लगी है और शायद इसीलिए रिश्ता भेजा गया था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी की पहली रात वो भी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी थी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया था। सबने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वो भी कह रही थी, अगर मैंने नहीं रहना तो मैं नहीं रहूँगी आपके बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछें कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। अरविंद घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप साध ली थी। कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर